नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक जनाब है कुमार विश्वास, इनके नाम में तो लिखा है विश्वास, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो जिस जिसने इनके ऊपर विश्वास किया, जिस जिस पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया, उसको सिर्फ धोखा मिला, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। ये जनाब आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में आए थे। उसके पहले कुछ कविता विता करते थे, मंच पर नौटंकी करते थे और वो बहुत हिट हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके भी प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, मंच संचालन करते थे, ये करते थे, वो करते थे, एकदम अरविंद केजरीवाल के सगे भाई की तरह चिपके रहते थे। उस पार्टी ने जब राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं दी तो ना केवल वो पार्टी छोड़ दी, बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने नीचे लेवल पर उतर गए, इतनी घटिया बातें की जो शर्मनाक होती हैं। तो जिस आम आदमी पार्टी से ये पॉलिटिक्स में आए थे, उस आम आदमी पार्टी के ही नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी जो इनको गोद में बिठाए हुए घूम रही है, जिसके मंचों पर ये बदतमीजी करके तालियां बजवा रहे हैं, जिसके मंचों पर घटिया बातें कर रहे हैं, उसके साथ भी कितने दिन रहेंगे कौन जानता है। वैसे कांग्रेस वालों ने भी कुमार विश्वास को कम सर पर नहीं चढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री थे भूपेश बघेल, बुलाया गया था कुमार विश्वास को राम कथा कहने के लिए। देश में कोई साधु संत विद्वान उनको मिला ही नहीं भूपेश जी को राम कथा कहलवाने के लिए कुमार विश्वास को बुलाया। उसी कुमार विश्वास को जिसने राहुल गांधी को पप्पू कहा था, राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव लड़ा था। यह अलग बात है कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो जो आदमी राहुल गांधी के खिलाफ घटिया से घटिया बातें करता रहा, जिस आदमी ने कहा कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, उस आदमी को भूपेश बघेल बुलाकर मंच पर राम कथा कहलवा रहे थे। और राम कथा मुफ्त में नहीं कही जाती है, उसके लिए लाखों का पेमेंट कर रहे थे, सरकारी गेस्ट बना रहे थे। ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं कि उसको सर पे बिठाया जिसने राहुल गांधी के लिए एक से एक घटिया बातें कही। तो कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में सर पे बिठा रहे थे और राजस्थान की हालत यह है कि वहां पर इनकी पत्नी को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया। कोई इंटेलेक्चुअल, कोई और प्रोफेसर, कोई और व्यक्ति मिला ही नहीं। अशोक गहलोत जी ने इनकी पत्नी को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया। उसमें क्या घपला घोटाला हुआ उसको लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं। इस समय मैं उस पर कोई बात नहीं करने वाला। तो कांग्रेस ने चिपकाया कि चलो आम आदमी पार्टी से दूर हो गए तो अब शायद हमारे काम आ जाएंगे। कुमार विश्वास को भी लगा होगा कुछ जगहों पर सरकारें हैं, चलो थोड़े मजे लेते हैं, तो कांग्रेस वाले भी इनसे चिपके रहे। और कल जो इन्होंने भाषण दिया है उसमें अपना सारा नकाब, अपना सारा घूंघट, अपना सारा पर्दा उतार कर फेंक दिया है, अपने असली रूप में आ गए हैं। वैसे धोखे इतने ही नहीं है। एक जमाने में ये साहब जो कविता के नाम पर क्या लिखते हैं पता नहीं, जिनकी उर्दू इतनी अच्छी है कि पूछिए मत, इनको सऊदी अरबिया में बुलाया जा रहा था, इनको दुबई में बुलाया जा रहा था मुशायरा पढ़ने के लिए। और उन मुशायरों में जाकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात कर रहे थे। इनका एक भाषण है जवाहरलाल नेहरू पर, कांग्रेसी बड़ा कूद कूद के उसको शेयर कर रहे थे। हमारे जैसे लोग कुछ भी बोल दें, लिख दें, कांग्रेसियों को, खासतौर पे बड़े नेताओं को शर्म आती है। उनको लगता है कि इसको कैसे शेयर किया जा सकता है, उसको अपना बनाकर कुछ लिखेंगे। लेकिन कुमार विश्वास का भाषण अक्सर आपको शेयर करते हुए मिल जाते, शायद अब शर्म के मारे शेयर ना करें। उसको शेयर कर करके तालियां बजवा रहे थे कांग्रेस के लोग। और कल इस आदमी ने सरदार पटेल और महात्मा गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर जिस तरह की बातें की हैं, उसके बाद कुछ कांग्रेसियों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर उस बयान की बात करें तो कहना यह चाह रहे थे कि सरदार पटेल को कांग्रेस ने बाहर बिठाया हुआ था और भारतीय जनता पार्टी उठा ले गई। भैया कुमार विश्वास, तुम तो 1.5 पसली के हो, लेकिन सरदार पटेल का नैतिक वजन इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उठा नहीं पाएगी। अगर सरदार पटेल से इतना प्यार था तो यूपी में जब 3 बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई जा रही थी तो उसमें सरदार पटेल की मूर्ति क्यों नहीं बनवा दी नरेंद्र मोदी ने? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में जिसका नाम बलराज मधोक ने लिया था,
उस अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनाकर रह गए, क्यों नहीं सरदार पटेल की मूर्ति बना दी? हिम्मत नहीं है। सरदार पटेल का एक वीडियो मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूं, पूरा वीडियो हमारे YouTube पर है और ट्विटर पर भी मैंने कई बार उस वीडियो को पोस्ट किया है और वो वीडियो भी प्रसार भारती का यानी भारत सरकार के एक संस्थान का है। उस वीडियो में सरदार पटेल ने बिल्कुल साफ साफ आरएसएस के बारे में कहा है। और क्या कहा है? कहा है कि आरएसएस जैसे संगठन को कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है और हिंदू राष्ट्र की इसकी जो परिकल्पना है वो एक ऐसी शरारत है जो कोई संवैधानिक सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरदार पटेल को कैसे उठाओगे? कितना उठाओगे? बातें कर देना अलग बात है, लेकिन सरदार पटेल को उठाना बहुत मुश्किल काम है, जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था और जिनके पास जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहुंचे कि भैया तुमने सावरकर को क्यों गिरफ्तार कर लिया, तो पलट के कहा था कि गांधी हत्या में सावरकर को जो गिरफ्तार किया गया है वो कानूनी आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और आप जानते हैं कि सावरकर की रिहाई सिर्फ इसलिए संभव हुई कि मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने वो गवाह कोर्ट में पेश नहीं होने दिए, जिससे दो गवाह जो पहले ही सावरकर के खिलाफ बोल चुके थे उनके लिए सबूत और पक्का हो जाता। कोरोबरेटिव गवाही जो कहते हैं वो नहीं पेश की गई, वरना विनायक दामोदर सावरकर का अंत जेल में होता गांधी हत्या के आरोप में। और आप ये भी जानते हैं, अगर आपने मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा पढ़ी है, तो आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि कपूर कमीशन ने कहा था कि सावरकर और उनकी गैंग के अलावा कोई और महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। तो जो सरदार पटेल गांधी के अनन्य भक्त थे, जो सरदार पटेल संसद के अंदर जाकर कहते हैं मेरा नेता जवाहरलाल नेहरू, उस सरदार पटेल का बोझ उठाने की औकात उस भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है जिसके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में कभी कोई हिस्सा ही नहीं लिया। मंच पर तालियां बजवाने के लिए कुमार विश्वास कुछ भी बोल जाए, लेकिन इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाएगी पटेल को। और पटेल कांग्रेस दफ्तर के बाहर थे। जरा गिनते चले जाओ कि पटेल के नाम पर कांग्रेस ने क्या क्या बनवाया है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनवाए हैं। छोड़ दो बाकी सब, दिल्ली में घूम लो, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और भी कितने गिनाऊं, स्क्रीन पे देख लो, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे सरदार पटेल के नाम पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं। सरदार पटेल के लिए भाजपा ने क्या किया है, जरा ये बता देना। जरा ये बता देना कि सरदार पटेल जब खेड़ा सत्याग्रह कर रहे थे तो आरएसएस के लोग उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। जरा यह बता देना कि जिस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सरदार पटेल जेल में थे, उस 1942 के आंदोलन के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ सहयोग क्यों कर रहे थे। जरा यह बता देना कि सरदार पटेल जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल में गए थे तो आरएसएस के लोग उनके साथ आए थे या नहीं आए थे। छोड़ो, कुछ नहीं बता पाओगे। मंच पर नेताओं की चमचागिरी करके हो सकता है राज्यसभा मिल जाए, हालांकि मेरा कैलकुलेशन है राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली। ये सारी दलाली अपनी किसी फाइल के चक्कर में हो रही है, कहीं फाइल खुल ना जाए। लेकिन फिर भी चलो मिल जाए राज्यसभा, बहुत सारे लोग राज्यसभा में हैं, आप भी पहुंच जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सरदार पटेल को उठा पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। और गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी को उठा लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब जब गांधी को उठाने की कोशिश करेंगे, गोडसे आके खड़ा हो जाएगा, जिसने गांधी की हत्या की थी और जिसकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कर चुके हैं। यह तथ्य आकर खड़ा हो जाएगा कि गोडसे कभी आरएसएस का मेंबर था, और यह तथ्य भी आकर खड़ा हो जाएगा कि गोडसे का छोटा भाई जब जेल से रिहा होता है तो कहता है कि मैं और मेरे भाई हमेशा आरएसएस में रहे, हमने कभी आरएसएस छोड़ा ही नहीं। इतने तथ्य खड़े हो जाएंगे, महात्मा गांधी को लाओगे। महात्मा गांधी को एक बार आरएसएस वालों ने बहुत जबरदस्ती करके अपने शाखा में बुलाया। महात्मा गांधी गए और वहां से जब लौट रहे थे तो उनके जो साथी थे प्यारे लाल, जो उनके सहायक थे, उन्होंने कहा बापू अनुशासन तो बड़ा गजब का है,
तो बापू ने कहा कि अनुशासन तो हिटलर और मुसोलिनी के यहां भी बड़ा गजब का है, लेकिन विचारधारा जैसे उनकी फासिस्ट है वैसे ही आरएसएस की विचारधारा भी फासिस्ट है। मैं कह तो रहा हूं कि सरदार पटेल या महात्मा गांधी से आरएसएस के पक्ष में दिया हुआ एक बयान दिखा दो, एक बयान दिखा दो जहां महात्मा गांधी या सरदार पटेल ने आरएसएस या उसके किसी नेता की तारीफ की हो, नहीं मिलेगा। 100 बयान मैं ऐसे दिखा दूंगा जिसमें सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने आरएसएस की आलोचना की है, और सरदार पटेल ने तो खैर आरएसएस पर बैन लगाया ही था। यह तथ्य तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले नहीं छुपा सकती है। फर्जी और असली गांधी छोड़ दो कुमार विश्वास, आप तो फर्जी कवि हो, फर्जी रामकथा वाचक हो और फर्जी पॉलिटिकल आदमी हो जो कभी कहीं टिक के नहीं रहा, जो जहां गया सिर्फ स्वार्थ और पैसे के लिए गया। आप गए थे आम आदमी पार्टी के साथ भ्रष्टाचार मिटाने, तब भी आप दरअसल आरएसएस का ही काम कर रहे थे। और जिस दिन आपको तय हो गया कि राज्यसभा नहीं मिलेगी, आम आदमी पार्टी छोड़कर आप निकल गए और केजरीवाल के लिए घटिया बातें करने लगे। जब तक राज्यसभा की उम्मीद थी तब तक केजरीवाल बड़ा अच्छा था, बड़ा भाई था, मित्र था। लेकिन जिस दिन राज्यसभा की उम्मीद खत्म हो गई, उस दिन केजरीवाल गाली बन गया। यह ईमान है। जब तक दुबई, मस्कट और सऊदी अरबिया से पैसे मिल रहे थे तब तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी। जब वो पैसे मिलने बंद हो गए, जब उन पैसों की जरूरत नहीं रह गई, तो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े होकर एक से एक अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। यह देश संविधान से चलता है, कहते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे घर पर कूड़ा फेंक दे तो खुद साफ कर दो। मोदी और राजनाथ सिंह की पीढ़ी कहती है कोई कूड़ा फेंके तो उससे ही साफ करवाओ, लेकिन योगी जी कहते हैं कूड़े को ही साफ कर दो। ये भाषा फासिस्ट की भाषा है, ये भाषा गुंडागर्दी की भाषा है, ये भाषा संविधान विरोध की भाषा है। ठीक है, अभी उनका सूरज उरूज पर है तो उसको जल चढ़ाओ, लेकिन जिस दिन वो सूरज डूबेगा तुम्हारा भी सूरज डूब जाएगा। सत्ता और पावर के पीछे भागने वालों का हश्र क्या होता है, यह इतिहास ने बार बार बताया है और इतिहास बार बार बताएगा। तुम्हारे जैसे स्वार्थी और अवसरवादी लोग हर सत्ताधीश के सामने झुकते हैं, हर सत्ताधीश के सामने पड़े रहते हैं। मिलता जुलता कुछ नहीं, एक आध पद वद मिल जाए, पैसा वैसा मिल जाए, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है जिसके सहारे इतिहास में याद रखा जाता है वो होता है सम्मान। और वो सम्मान तो बहुत पहले कूड़े पर ही फेंक चुके हो। कूड़ा बाकी साफ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे सम्मान का कूड़ा जनता की नजर से पूरी तरह से साफ हो चुका है। राम के नाम पर जो राम कथा करते हो, ठीक है, जनता आ जाती है, भीड़ दिखती है, लाखों की कमाई हो जाती है, लेकिन दरअसल राम और उनके न्याय के आदर्शों से भी तुम धोखा कर रहे हो। ऐसे ही सुधांशु त्रिवेदी हैं, ज्ञान देते हैं। नाथूराम गोडसे ने कहा था कि उसने गांधी जी को 2 गोली मारी थी, तो तीसरी और चौथी गोली किसने मारी? आप लोगों ने मारी। सुधांशु जी, ये चौथी गोली तो खैर आपके दिमाग से आई है कहीं से, लेकिन 3 गोलियों की बात तो मनुबेन ने भी की है। वही मनुबेन जो गांधी जी की हत्या के समय उनके साथ थी और जिन्होंने गांधी जी की हत्या का अपनी डायरी में सबसे प्रामाणिक विवरण लिखा है। उन्होंने बहुत कायदे से इस बात को लिखा है कि कैसे उनको धक्का दिया गया, गोडसे ने उनको धक्का दिया, कैसे उनके हाथ से माला, पीकदानी और नोटबुक नीचे गिर गई। जब माला गिरी तो वो झुकी माला को उठाने के लिए। उस समय दन 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 एक के बाद एक 3 गोलियां चली। अंधेरा छा गया, वातावरण धूमिल हो उठा और गगनभेदी आवाज हुई, हे राम कहते हुए बापू मानो पैदल ही छाती खोले चले जा रहे हों। वे हाथ जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही जमीन पर आ गिरे। पहली गोली नाभि के 2.5 इंच ऊपर लगी, दूसरी मध्य रेखा से 1 इंच दूर और तीसरी फेफड़े में समा गई। ये मनुबेन ने लिखा है 3 गोलियों का मामला। गोडसे ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, हम यहां पर वो डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। सब जानते हैं कि गोडसे ने तो सारे झूठ बोले। गोडसे ने कहा मैं अकेला आया था। गोडसे ने अपनी उम्र घटा के बताई। गोडसे ने अपना नाम गलत बताया। गोडसे जैसे झूठे की बात पर सिर्फ आप भरोसा कर सकते हैं, यह देश भरोसा नहीं करता।
बापू के पोस्टमार्टम में भी 3 गोलियां मिली थी, मनुबेन ने भी 3 गोलियां बताई थी। चौथी गोली आप लोगों के दिमाग की उपज है। अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में मैंने वो षड्यंत्र थ्योरी भी ओपन की है, जिसमें चौथी थ्योरी की बात की जाती है। ऐसी फर्जी चीजें आप लोग लगातार चलाकर षड्यंत्र थ्योरी चलाते रहते हैं, लेकिन यह बात आईने की तरह से साफ है कि गोडसे कौन था, किस विचारधारा से जुड़ा था और गोडसे के पीछे किसका हाथ था। कपूर कमीशन ने सब खोल के रख दिया है। पढ़े लिखे हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया पर आपको सिर्फ झूठ फैलाना है तो कौन रोक सकता है। इस तरह के लोग समाज के अंदर जो झूठ फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, उसके बदले में भले इन्हें इनाम व इकराम मिल जाए, लेकिन देश का जब भी इतिहास लिखा जाएगा आज के समय का, तो इनके बारे में क्या लिखा जाएगा वो बताने की जरूरत नहीं है। एक और बयान प्रशांत भूषण जी का आया है। मनमोहन सिंह जी की मृत्यु को 1 साल पूरे हुए कल प्रशांत भूषण जी ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि उस समय अन्ना आंदोलन में जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें इस बात का खेद है कि उस आंदोलन में भाग लिया जिससे उनकी छवि खराब हुई और एक भ्रष्ट शासन यानी कि मोदी के शासन को सत्ता में आने में मदद की। प्रशांत भूषण जी ने माफी मांगी कम से कम। उस समय तो पूरा लेफ्ट चला गया था अन्ना आंदोलन के साथ। कांग्रेस भी भयानक अहंकार में थी और अब तक उस अहंकार से बहुत बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन अन्ना आंदोलन ट्रोजन हॉर्स था आरएसएस का, वो घोड़ा जिसमें छिपकर आरएसएस सत्ता तक पहुंची। योगेंद्र यादव हो चाहे प्रशांत भूषण जैसे लोग हों, इस आंदोलन को बढ़ावा देकर, इस आंदोलन का साथ देकर, जानते बूझते हुए तो नहीं, जानते बूझते हुए लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन लोगों ने मोदी जी को सत्ता में आने में मदद की। और इसी आंदोलन का हिस्सा थे कुमार विश्वास, इसी आंदोलन का हिस्सा थी किरण बेदी, जो बहुत जल्दी अपने सारे नकाब, सारे पर्दे हटाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। मैं उस समय भी विरोध कर रहा था, उस समय भी ये बात कह रहा था। आंदोलन के तीसरे दिन मैंने एक लेख लिखा था, लेकिन जब शोर शराबा बहुत होता है और मीडिया उसमें साथ देती है तो जनता हम जैसों की बात नहीं सुनती है। यह अफसोस की बात है। तालियां वहां बजती हैं जहां सवाल होने चाहिए। काश आज जब कुमार विश्वास जैसे लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं तो जनता समझे कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और जनता ये समझ के कम से कम अपना भला और बुरा खुद सोचे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.